गोबर। अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है, गोबर। इतने सारे पशु हैं, इतना गोबर, इतना मल साफ गिरता रहता है धरती में। एक आंकड़ा बताता है करीब 1500 करोड़ मवेशी हैं, गाय भैंस ये सब। तो कितना गोबर होता होगा? 5 से 10 किलो कहते हैं ये बड़े जानवर करते हैं, हाथी भी अलग से करता है। तो इतना गोबर, इतना मल जो पशुओं का है, आदमी का छोड़ देते हैं खुले में शौच के लिए। तो जाहिर हैं दुनिया भर में जाते हैं, जंगल में रहने जाते हैं तो टॉयलेट थोड़ी ना लेके जाते हैं। और वैसे भी इतना सब अगर गोबर मल सब जगह, ये जाता कहाँ है? अब तक तो धरती इसी में डूब जानी चाहिए थी। सुनने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक बहुत छोटा सा जीव है जो आप सबकी मदद कर रहा है, हम सबकी मदद कर रहा है, पर्यावरण को बचाने में, एक संतुलन बनाए रखने में, इकोलॉजिकल संतुलन जो होता है उसको बनाए रखने में। और वो कौन है? वो है डंग बीटल। वो एक गोबर जो है उसको खाता है। अब आप देखिए कितना बड़ा काम कर रहा है। इसकी 7000 प्रजातियां हैं दुनिया के हर महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में ये है, एंटार्क्टिका को छोड़ के। तो ये सभी 6 कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं। अब इसका काम क्या है? जहाँ भी, जैसे अगर हाथी का कहीं वो जब भी उसका गोबर गिरता है तो सोचिए कितनी, मतलब 15 मिनट के अंदर 4000 बीटल जो हैं वो उस पर आक्रमण कर देते हैं, टूट पड़ते हैं। और ये 3 तरीके के हैं। एक है जो उसकी गेंद बनाता है और अपने पैरों से, मतलब हाथ पे चलता है और पैरों से पीछे की तरफ रोल करता हुआ ले जाता है। अब ये देखिए, ये जो है, जो रोलर बीटल बोलते हैं, ये जब लेके जाता है फिर बीटली आ जाती है, मतलब फीमेल बीटल। तो वो जब मादा आती है तो जहाँ पर उन दोनों का मिलते हैं बस वहीं ज़मीन में दोनों मिलके छेद करते हैं और गोबर के उस गेंद को ज़मीन के अंदर ले जाते हैं। उसी के ऊपर मादा अंडे देती है। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरे हैं जो सुरंग बना के आते हैं, टनल, और सीधे वहाँ पहुँचते हैं। इनको बड़ी तेज महक आ जाती है, कोई भी जैसे ही गोबर किया और बीटल सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये जो डंग बीटल है, ये एक इसकी वैरायटी है जो सुरंग बना के, प्रजाति जो है वो सुरंग बना के जाती है, वहाँ से गोबर के टुकड़े लिए अपने इकट्ठे करें। तो इकट्ठे करते हैं, फिर वही कि वो मादा से मिलेगा। तो मादा से मिलने के लिए वहाँ पर जो आएगी उससे मादा भी महक से पहुँचती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, नर बीटल और आ जाता है तो इनके आगे जो नर बीटल होते हैं ऐसे सींग होते हैं, तो उससे ये लड़ते हैं और लड़ते में जो जीतता है मादा उसी को मिलती है। तो फिर वो भी अंडे देती है और फिर उसमें गोबर में जो है इनके लार्वा वगैरह पैदा होते हैं। एक है जो सीधे लार्वा जाके, एक इसकी प्रजाति है जो सीधे गोबर के ऊपर लार्वा दे देती है, अंडे दे देती है और उसके लार्वा बन जाते हैं। अब आप देखिए, जब लार्वा है वो जब बनेगा, बड़ा होगा, तो जब वो बड़ा होगा तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिए। तो क्या आसपास जो ये गोबर की गेंद होती है, ये जो गोबर है, यही उसका खाना बनता है और वो बड़ा बीटल बन जाता है। कितना काम होता है इन बीटल का। कई तो जो बड़े जीव हैं उनके ये जो मल द्वार है उधर ही जो है ये पड़े रहते हैं बालों में। जैसे ही बस गोबर गिरा और तुरंत इन्होंने खाना शुरू किया। अब एक आध चीज़ देखिए, जैसे बंदर हैं या जंगली सुअर हैं, ये जैसे खाना खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं उसमें बीज होते हैं। तो ये बीटल गोबर के ज़रिए, उन जो मल है उसके ज़रिए इन बीजों को पूरे जंगल में बिखेर देते हैं और सबसे बड़ी बात, ज़मीन के अंदर ले जाते हैं। तो चूहे या ऐसे जो उन बीजों को खा सकते हैं उनसे बचा लेते हैं, तो बीज बच जाते हैं। ऐसे ही जितने भी गाय भैंसे जो भी खेतों में हैं उनके गोबर को ज़मीन के अंदर ले जाते हैं, तो पोषक तत्व भी दे रहे हैं। और दूसरा, मीथेन का जो उत्सर्जन होता है, जिसके लिए बड़ा गाय भैंसों को ब्लेम किया जाता है, उनको बोला जाता है मीथेन बहुत हो रही है, तो उसमें भी कमी करते हैं, ज़मीन के अंदर ले जाते हैं, पोषक तत्व पहुँचते हैं। तो कितना बड़ा पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। कौन? ये भृंग जो होते हैं, ये जो बीटल होते हैं, ये जो बीटल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेस्टिसाइड वगैरह छिड़क के इन्हें ही ख़त्म किया जा रहा है, तो इनको बचाइए। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह पेस्टिसाइड मुक्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा नियंत्रण करना है ना, कीटों का नियंत्रण करना है, उनका खात्मा नहीं। तो नियंत्रण करना जो है उसको समझिए और
एक छोटे से ये जो डंग बीटल है इसकी कितनी बड़ी भूमिका है ये समझिए। एक अच्छी रोचक जानकारी लगी, आपसे बांटी, कैसी लगी बताइएगा। तो हमने सवाल आपसे पूछा था कि टेलोमेयर और टेलोमेरेज इसकी खोज किसने की थी। हमने आपको बताया था 2 महिलाएं थीं जिन्हें इसके लिए नोबेल में मिला था। तो उनके नाम जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। एक एलिजाबेथ एच ब्लैकबर्न थी और कैरोल डब्ल्यू ग्रीडर थी, और इनके साथ जैक डब्ल्यू जॉस्टेक भी थे। इन तीनों को 5 अक्टूबर 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिलता है, और वो टेलोमेयर और टेलोमेरेज का जो फंक्शन है, क्या काम है, ये इन्होंने बताया था। लेकिन एक चीज़ आपको एक बड़ी रोचक बताएं, टेलोमेयर्स के बारे में जानकारी जो है 1930 के दशक में ही मिल गई थी। अब एलिजाबेथ ने तो इन्होंने ये बताया था कि वही जो TTAGGG ये जो सीक्वेंस है जो एंड में आती है न्यूक्लियोटाइड की जो रिपीट होती है वो इन्होंने बताया था। तो उस समय 1930 में हरमन मुलर थे जिन्होंने मक्खियों में इस तरीके के टेलोमेयर्स के बारे में पता किया था, और बारबरा मैकक्लिंटॉक थी जिन्होंने कॉर्न में, मक्का में टेलोमेयर्स के बारे में पता किया था। क्लिंटॉक को तो नोबेल भी आगे मिला था, पर वो जंपिंग जीन्स के बारे में मिला था। खैर, अब आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आज का सवाल आज के जो भी जानकारी आपको दी गई है उसी से जुड़ा है। हमने आपको बताया डंग बीटल के बारे में। ये जो डंग बीटल है, देखिए, एक इसकी खूबसूरती देखते हुए, अब नाक मुंह सिकोड़ते हैं लोग, लेकिन बड़ा खूबसूरत काम है प्रकृति को बचाने का। तो एक दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा पेड़ है जो अपने बीज को बचाने के लिए डंग बीटल को आकर्षित करने के लिए उसके जो बीज हैं उनमें से जो गंध निकलती है वो गोबर की तरह ही निकलती है। और इस वजह से क्या है कि बीटल तो भाग के पहुंच जाता है, और जो उस बीज को खा सकते हैं चिड़िया वगैरह वो दूर भागते हैं। तो क्या हुआ, बीज भी बच गया और बीटल उसको पेड़ों के ज़मीन से अंदर भी ले गया, और आराम से पूरे जंगल में फैलते रहते हैं वो बीज। तो आपका सवाल ये है, उस पेड़ का नाम बताइए, उस पौधे का नाम बताइए जिसके बीज में महक ही गोबर की तरह है। तो आज का सवाल जो है आप समझ ही गए। तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।